ठीक है भाई, स्टार्ट करें, है ना। केमिकल काइनेटिक्स आज का आपका टॉपिक रहेगा। तो देखो, बोर्ड पैटर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास, ट्रांसलेट कर दूंगी मैं इंग्लिश में इसको फटाफट, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, एक केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट, मतलब समझे ना, रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक के की यूनिट है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, मतलब लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो आपसे पूछा है कोटी मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, पहले मुझे फॉर्मूला बताओ। K इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n और सेकेंड इनवर्स। अब मैं n की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, तो तुम कहोगे मोल की पावर 1 लग रहा है, लीटर -1 मतलब 0 -1। तो अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 0 कर दूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर। क्लियर है, पहला क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़े, देखो फटाफट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, तो तुम मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला बताओ। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो मैं कहूंगी यहाँ तो कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं, 0.693 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो मैं कहूंगी कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। लेकिन ये रेट कांस्टेंट तो है के, तो वेग स्थिरांक मतलब यहाँ पे है रेट कांस्टेंट। तो तुम कहोगे हाँ भाई टी हाफ जो है वो रेट कांस्टेंट पे तो डिपेंड कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 90% पूरा होने में लगने वाला टाइम टी हाफ से कितना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, 90% है ना, 90% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, 10। तो मैं शुरू में मान लूँ, शुरू में आपके पास 100 था, बची हुई जो कंसंट्रेशन है दैट इज 10, है ना। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा T90 इक्वल्स टू क्या था, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 R0 बाय R, यानी 100 अपॉन 10। तो बोलो क्या करो, लॉग 10 तो 1 हो जाएगा। तो मेरे पास आया T90 इक्वल्स टू कितना आया, 2.303 अपॉन के, ठीक है। और टी हाफ T50 कितना होता है, 0.693 अपॉन के, और 0.693 को ओपन खोल के लिखे तो क्या बनेगा, पॉइंट इंटू 0.3010 डिवाइड बाय के। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब अगर मैं इन दोनों को ही डिवाइड कर दूं, सोचो अगर मैं इन दोनों को ही डिवाइड कर दूं तो पहला तीसरा कट गया और दूसरा चौथा कट गया, है ना। तो मेरे पास T90 अपॉन T50, सोचो T90 अपॉन T50 कितना आ रहा है, तीसरा है ना, नीचे ही रहेगा, चौथा ऊपर आएगा। तो 1 अपॉन 0.3010। तो T90 जो है वो T50 है ना, इनटू क्या करूं, सही ना, दिस अपॉन दिस, और ये उल्टा हो जाएगा, और ये सब सही रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T50 और T50 का कितना, 0.3010, ठीक है। अब बताओ T90 जो है हाफ लाइफ का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.3 कितना होता है, 3.3 होता है ना। 1 अपॉन 0.3 कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे दिस इज 3.3, इसको काट दो। तो T50 का कितना हो जाएगा, 3.3 टाइम्स, है ना, और दायु का 3.3 गुना। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ध्यान रखना। फिर एक केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो थोड़ा है ना, ये ग्राफ आइडिया लो। आपके पास ये ग्राफ था, यहाँ आपके पास था क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति, है ना, रिएक्शन आपकी आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और यहाँ आपके पास क्या था, एनर्जी, ठीक है। अब आपने कहा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है ना, उसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है, मतलब यहाँ तक तो जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आपके लूजली बॉन्डेड स्पीशीज बनती है ना, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, सक्रिय संकर बनता है, स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमें सुनना नहीं था। अब हमने कहा यहाँ 0 क्यों नहीं किया, तो भाई आप गैस इस रिएक्शन की बात कर रहे हो, गैस की एनर्जी 0 तो मानोगे नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये इनकी खुद की एवरेज एनर्जी है ना, ये इनकी खुद की क्या है, एवरेज एनर्जी,
जीरो तो होगा नहीं, है ना। और ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैंने इसको ये बैरियर क्रॉस करने के लिए सप्लाई करी, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये दोनों मिला दूं, है ना, एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा, और ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। आई बात समझ में, है ना। जैसे भी आप 12th में आए तो जीरो नॉलेज छोड़ना था, थोड़ा बहुत नॉलेज तो था ही ना, 20-30% तो अपन को ज्ञान होता ही है ना, तो 30% अपना ज्ञान प्लस 70% अपन स्टडी करी, 100 तक पहुंच गए। तो ये दोनों मिला के जो है वो थ्रेशोल्ड है, एग्जाम क्रॉस करने वाला, उसको क्या बोल देंगे, थ्रेशोल्ड बोल देंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब आप बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, तो ये किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड में से ही माइनस कर दूं, तो देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा, है ना, क्योंकि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड, तो इसको माइनस कर दो तो सक्रियण आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अब बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ, पहले जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ, के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये जीरो ऑर्डर है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि नहीं, टाइम तो टी हाफ है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो भाई जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो k इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, और t की जगह क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, टी हाफ इक्वल्स टू, देखो एक में से आधा गया, आधा बचेगा, है ना, तो आर नॉट अपॉन 2k, सही फॉर्मूला याद भी रखना, अभी आगे काम आएगा, ठीक है। टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k, तो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, और आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, जो यहाँ पे कितनी दी है, a, ठीक है। तो अब बताओ जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, ए के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ए मतलब प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, उलझ मत जाना कि अभी ए का है एनसीईआरटी में तो आर नॉट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए, इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए। अभी आगे फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके बराबर है, रेट की, है ना, ऐसे लिख देती हूँ, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू क्या होता है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है, n। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 कर दूं तो रेट और रेट कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ऑर्डर कितना होगा, 0। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई रेट की यूनिट क्या होती है, अभिक्रिया वेग, रेट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम इनवर्स, है ना। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है क्या, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू क्या होता है, सांद्रता बटा समय, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन क्या है, मोल अपॉन लीटर, टाइम क्या है, सेकेंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो भाई ये कब आएगा, जब ऑर्डर कितना होगा, 0, पहले ही तो पढ़ा था, है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो गया, ऑर्डर विल बी 0, ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और टी हाफ में रिलेशन बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, तो बोलो कहाँ है, पहले ही ना, टेंशन ही खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एस्टर हाइड्रोलिसिस। अब देखो, अम्लीय माध्यम में एस्टर जल अपघटन, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, बोलो कितने जने भाग ले रहे हैं, दो पार्टिसिपेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, एक तो एस्टर और एक वाटर, है ना। लेकिन यहाँ वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है, एक्सेस में होती है, ठीक है। अम्लीय माध्यम, ध्यान रखना, H+, क्लियर। बेसिक मीडियम होगा तो सेकेंड ऑर्डर माना जाएगा। आंसर क्या है मेरा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। तो तुम कहोगे भाई इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट मॉलिक्यूल 2 है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन वाटर इतना ज्यादा होता है कि स्पीड जो है वो वाटर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। अभिक्रिया का वेग सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एस्टर कंसंट्रेशन। तो भाई ये तो एक ही है, तो ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, कोटि 1, अणु संख्यता 2, तो ध्यान रखना 1 और 2 आंसर, क्लियर, टेंशन नहीं। और नाम क्या था इस तरह की रिएक्शन का, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, पकड़ लेना इस चीज को। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ
क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता ना। तो देखो सांद्रता पे निर्भर करता है, नहीं करता। इनवर्स है, नहीं है, डिपेंड नहीं करता, तो बात ही खत्म। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बस। अगला देखो, ए गिव्स बी में ए की कंसंट्रेशन 4 गुनी कर दे। अब देखो मेरे हिसाब से तो ये समीकरण बन रही है रेट इक्वल्स टू के और ए की पावर ऑर्डर, ठीक है। अब तुम कह रहे हो मैं ए की कंसंट्रेशन 4 गुना कर रहा हूं, कर दो। ए की जगह कितना कर दिया? 4 टाइम्स कर दिया, तो रेट कितनी हो गई? रेट कितनी हो गई? दुगनी हो गई, 2 इंटू रेट, ठीक है। अगर थियोरी में आ जाता तो 2 समीकरण बना दो, काट दो, तो मेरे पास है 4 की पावर n इक्वल्स टू n, मतलब इक्वल्स टू 2, सॉरी 4 की पावर n को क्या लिखूं? 2 की पावर 2n, तो 2 की पावर 2n इक्वल्स टू 2 की पावर 1, तो मतलब 2n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू हाफ, तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। आंसर सी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो प्रथम कोटि का विशिष्ट अभिक्रिया वेग, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के कितना है? 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। शुरू में कितना ग्राम है ये? 20 ग्राम, और बाद में कितना हो गया? 5 ग्राम, तो ठीक है ना। अब आपको क्या ही टेंशन है, शुरू में 20 ग्राम था, अब 5 ग्राम है, टाइम बता दो। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 आर नॉट बाय। देखो काइनेटिक्स से तो ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, पक्का सवाल है ना, इसके बिना तो बनेगा नहीं। अब टाइम निकालना है 2.303, ठीक है। के कितना है? 10 की पावर -2 लॉग बेस 10, आर नॉट कितना है? 20, और आर कितना है? 5, तो ये 4 हो गया। लॉग 4 कितना होता है? 0.6020, है ना। लॉग 4 क्या होता है? लॉग 2 की पावर 2, पावर आ गया देखिए 2 इंटू लॉग 2, यानी ये हो गया तुम्हारा, ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू 0.3010, डिवाइड बाय क्या करना था? 10 की पावर -2, सही। अब चलो इन दोनों का मल्टीपल तो 0.693 होता है, इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है? 0.693, और 10 की पावर -2 को ऊपर ले लो, तो 69.3 हो गया। तो 69.3 इंटू 2, तो 70 का डबल कितना हुआ? 140 के आसपास। आंसर ढूंढ लो, बी हो जाएगा 138। पूरा थोड़ा करना, ऑब्जेक्टिव ही तो है। क्लियर, समझ में आ गया तुम्हें? सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। आगे देखो, अब फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। अब देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल की संख्या, अगर एक संतुलित समीकरण है ना, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें जो पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर तो क्या होता है? कोटि क्या होता है? जिसपे अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, और मॉलिक्यूलैरिटी में भाग कितने जने ले रहे हो वो बता दो। तो यहाँ आपको आंसर लिखना है मॉलिक्यूलैरिटी, आणविकता, है ना, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, सिंपल थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला देखो, वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पहले की आधी हो जाती है, हाफ लाइफ। टी हाफ मतलब क्या? हाफ लाइफ हुआ ना, तो आपको लिखना है हाफ लाइफ पीरियड, वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी बाकी रह जाती है, हाफ लाइफ पीरियड। और टी हाफ लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, पूरा लिखना है आपको। अब जीरो वाटर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अभी तो पढ़ा था, क्या था? मोल इक्वल्स टू मोल की पावर 1, है ना, फिर लीटर -1, और टाइम सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड इनवर्स। आगे बढ़ो फटाफट। वो मिनिमम एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट, देखो ये, इसको मैं कितनी एनर्जी दूं कि ये इस बैरियर को ही क्रॉस कर जाए, ये पूरी एनर्जी के बराबर आ जाए, है ना, देहली ऊर्जा के बराबर आ जाता है। तो ये क्या थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी थी ना, ये तो भाई ये तो खुद की थी सही, और वो मिनिमम एनर्जी जो मैं इसको सप्लाई करूं कि ये टोटल इसके बराबर पहुंच जाए, क्या थी? अभी तो पढ़ा था आपने, ये क्या थी? एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो यहाँ आपको लिखना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर, इसके बराबर पहुंचने के लिए। आगे देखो फटाफट, बहुत सारे स्टेप में होने वाली रिएक्शन में
जिस स्टेप में रेट मिनिमम होती है, मतलब सबसे धीमी गति का पद होता है, उसे क्या कहते हैं? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो यहां आपको लिखना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे धीमी गति का पद सदैव वेग निर्धारक पद होता है। क्लियर है? चलो अगला देखो, डैश को वो टाइम इंटरवल कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी रह जाती है, क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। अभी तो क्या अर्धायु काल है ना, हाफ लाइफ टाइम, अर्धायु काल, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, आगे देखो, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट की, हाँ प्रोडक्ट के टक्कर के फलस्वरूप बनती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आपस में टक्कर के फलस्वरूप कन्वर्ट होती है। एनर्जी होती कौन सी है? एक तो थ्रेशोल्ड होती है, एक एवरेज होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन जो आपस में टकराएंगे ना मॉलिक्यूल, उससे ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? एक्टिवेशन एनर्जी ही लिखना है। ठीक है, चलो अब देखो, इन्वर्जन ऑफ इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर मतलब सुक्रोज, प्रतीप शर्करा मतलब सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। अब अगर तुम्हें पता है सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था। अगर सुक्रोज जल अपघटन करो, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज। तो ठीक है, एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। अब ये है इन्वर्जन ऑफ इनवर्ट शुगर वाली रिएक्शन, क्योंकि तुम्हें पता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ओवरऑल सॉल्यूशन लेवियो रोटेटरी होता है, पलट जाता है विन्यास, इसलिए इन्वर्जन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ देखो, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन वापस क्या है? एक्सेस। सेम, इस अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता आधिक्य में होती है, तो रेट इस पे तो डिपेंड करेगी नहीं। रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे। तो भाई मैं कहूंगी कि ये तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर है ना। तो यहाँ मुझे लिखना था छद्म एकाणुक अभिक्रिया, याद रखना, बस तुम्हें शॉर्ट नोट लिखना है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, तो छद्म एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसमें भाग लेने वाले मॉलिक्यूल कितने हैं बताओ? दो, है ना। यूं मत करना एसिडिक मीडियम में तो 3, उसको नहीं गिनना, वो तो मीडियम है। ठीक है, 2 अणु भाग ले रहे, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो फटाफट, ये छोड़ दो, इसमें क्लियर नहीं है ये। नेक्स्ट देखो, सबसे धीमी गति का पद, वही आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, उसी में आपको गिनना है। नेक्स्ट देखो, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है भाई, एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। अब हमारे हिसाब से ये समीकरण बनी, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर n। ठीक है, अब ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो रेट डबल हो जाती है। मतलब मैं ए की जगह क्या कर दूं? 2a, तो यहाँ रेट भी कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कर दो, 2 कर दो, डिवाइड कर दो, सब कट जाएगा। तो 2 की पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा? 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? फर्स्ट ऑर्डर। 2 का आंसर 2 आ रहा है, ऑर्डर कितना हुआ? फर्स्ट हुआ, है ना। तो आप कहोगे अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि की है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन। अब ये एनसीईआरटी में इक्वेशन दी है, तुम लोग स्पेशली ध्यान रखोगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एल्केलाइन मीडियम में आयोडाइड आयन से क्या होता है? डीकंपोज हो रहा है। तो एक तो बना वाटर और एक क्या बना? O2। अब इसने जो रेट एक्सप्रेशन दिया है, इसके रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ H2O2, H2O2 के घटने की दर, तो वो आपको दिया है, एक तो H2O2 पे डिपेंड कर रही है और I माइनस पे डिपेंड करे। तो टोटल कितने जनों पे डिपेंड कर रही है? 2। तो 2 पे डिपेंड करे तो सेकेंड ऑर्डर हुआ ना। ठीक है, अब उसे ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में कि ये H2O2 की रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, तो H2O2 की पावर तो 1 ही है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, और I माइनस के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑब्वियस है। और दोनों के रिलेटिव अगर मैं मिलाऊं, मुझे तो टोटल करना पड़ता है, सम होता है ना, सांद्रता पद की घात को जोड़ना पड़ता है, पावर को ऐड करना पड़ता है, तो दोनों को जोड़ोगी तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो ये एनसीईआरटी में हिडन क्वेश्चन है, ये तुम्हें ध्यान रखना है ना, ये थियरी में दे रखा आपको। चलो अब देखो नेक्स्ट,
ये इक्वेशन है मेरे पास N2 + 3H2 gives to NH3 के लिए रेट लिखनी है, अभिक्रिया दर लिखनी है, तो आपको कैसे लिखनी है? स्टोइकियोमेट्री से लिखो। रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस dN2/dt, क्योंकि N2 क्रिया कारक है, रिएक्टेंट है, घटेगा इसलिए माइनस, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह और कोई ब्रैकेट लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डी मतलब स्मॉल चेन, तो dN2/dt। अब ये तो 1 मोल पे है, अब 1 जा रहा है तो 3 जा रहा है, तो 1 की जगह 1/3 कर दो, जो भी स्टोइकियोमेट्री आ रहा है उसको नीचे डाल दो, तो dH2/dt, जो भी आगे लिखा है उसको 1/, कर दो, ठीक है। थियरी में पढ़ रखा है। इक्वल्स टू, ये तो बन रहा है तो इसके आगे प्लस लिखो, और 2 है तो 1/2 लिखो, और dNH3/dt, बोलो हो जाएगा। ये रेट है, सीधा यूं का यूं लिखना था। आगे देखते चलो। हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, बता दोगे? है ना, देखो की पॉइंट्स क्या, हाफ लाइफ पीरियड में लिखना है वो टाइम, है ना, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की शेष सांद्रता क्या हो जाए? इनिशियल की आधी हो जाए, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। टाइम एट विच रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब बताओ, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा स्पीड में? इंक्रीज। भैया पानी में शक्कर घोलनी है और पीसीवी शक्कर घोलनी है, तो पहले कौन सी घुलेगी? पीसीवी शक्कर। पाउडर्ड शुगर विल डिसॉल्व फर्स्ट, है ना, बिफोर शुगर क्रिस्टल, क्योंकि जितना आपने उसको कूट पीस दिया, पाउडर बना दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से संपर्क सतह, कॉन्टेक्ट साइट, जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, कॉन्टेक्ट साइट, संपर्क सतह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा वो फैलेगा तो रिएक्शन होगी। भाई एक तो पेट्रोल की बोतल है, उसमें तीली लगाओ, और एक पेट्रोल फैला के तीली लगाओ, फिर म्यूजिक चलाओ पीछे से, तो ज्यादा आग कहाँ लगेगी? फैला के लगाओगे ना, क्योंकि वो पूरा एक साथ जलेगा, और वो तो उसमें कम है ना, सरफेस कम है, तो धीरे धीरे चलेगा। ऐसे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, कॉन्टेक्ट साइट बढ़ेगी, और रेट अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप इसको थियरी में लिखेंगे, ठीक है, 1 नंबर का सवाल बनेगा। क्लियर? कॉन्टेक्ट साइट को लिखेंगे संपर्क सतह। आगे बढ़ो। रेट कांस्टेंट का कंसंट्रेशन से क्या लेना देना है? देखो, मान लो अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो तुम क्या बोलोगे? अगर ये सिंपल रिएक्शन है, सरल रासायनिक अभिक्रिया, तो हम कहेंगे अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल टू ए, फिर हम कहेंगे अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के और ए, ठीक है। पावर में ऑर्डर कर देती हूँ तो एन ले लो, मान लो एन की वैल्यू 1, अगर सिंपल रिएक्शन है तो 1 ही। तो के क्या है? तो के तो रेट कांस्टेंट है। अब बताओ, रेट कांस्टेंट का कंसंट्रेशन से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपकी स्पीड इस पे डिपेंड कर रही थी, और इसके हिसाब से हमने क्या किया? कांस्टेंट को सेट किया। आपने डबल किया, डबल हुआ कि नहीं, ट्रिपल किया, ट्रिपल हुआ कि नहीं, ये कांस्टेंट है, पर्टिकुलर ऑर्डर पे डिपेंड करता है, या आपके इस पे पावर के हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है ना, क्या बोलते हैं, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। आएगा समझ में? आप कह रहे हो मैं इसको दुगना करूँ तो दुगना हो रहा है, फिर तुमको मैं ताप बढ़ा दूँ तो ताप बढ़ा दो तो स्पीड तो बढ़ेगी ना, तो फिर दुगने पे दुगना थोड़ा ना हुआ, चेंज आया ना। तो रेट कांस्टेंट तुम्हें ध्यान रखना है, 11th में भी आपने पढ़ा था, केपी केसी ओनली एंड ओनली एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, किस पे? टेम्परेचर पे, है ना। तो तुम साफ लिख देना, सांद्रता से कोई लेना देना नहीं, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन से रिलेटेड नहीं होता है, याद रखना इसको। और 11th में आ जाए नीट वगैरह में केपी केसी, तो वो भी टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन है H2 + Cl2 gives to HCl, ये भी आपके एनसीईआरटी में है ना। H2 + Cl2 gives to HCl, HCl बनता है और पानी में घुलता जाता है, जैसे जैसे HCl पानी में घुलता है तो पानी का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, और हाइड्रोजन क्लोरीन कम हो रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कांस्टेंट। मोल पर लीटर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब रेट
हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप इसको, भाई तो प्रैक्टिकल है ना, तो या तो पढ़ लें या फिर याद रखें। तो इसका आपका रेट एक्सप्रेशन ये है HCl वाले का, H2 की पावर 0, Cl2 की पावर भी 0 है ना। तो तुम कहोगे भाई इसकी कोटि यानी कि ऑर्डर कितना है 0। अब कितनी बार पूछ लिया ऑर्डर 0 है तो रेट कांस्टेंट, याद ही होगा क्या लिखूं, मोल, लीटर और सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। लेकिन इस बार इक्वेशन देके पूछा तो याद रखना ये 0 ऑर्डर को फॉलो करता है। अब वेग पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली अरेनियस समीकरण बताओ। अरेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल्स टू A E की पावर बस, रेट कांस्टेंट, A क्या है अरेनियस कांस्टेंट, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूर्व चर घातांकी स्थिरांक। ठीक है। ये नेक्स्ट देखो, अभी तो वापस पूछ लिया एस्टर हाइड्रोलिसिस है, तो एस्टर हाइड्रोलिसिस के हमें दोनों बातें पता है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, लेकिन ऑर्डर कितना है 1, और नाम क्या है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। देखो ये HCl है ना, यानी एसिडिक मीडियम। अगर यहाँ पे क्षारीय माध्यम होता, बेसिक मीडियम होता, तो फिर दोनों पे डिपेंड करता, एस्टर पे भी डिपेंड करता, बेस पे भी डिपेंड करता, तो वो सेकेंड ऑर्डर होता। ठीक है। फिलहाल ये आपकी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो यहाँ पे भी टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, कोलिजन थियरी के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन 2 बैरियर पे डिपेंड करती है। भाई देखो कोलिजन थियरी पूछ ले, हालांकि चांस कम है। कोलिजन थियरी का मानना है कि एक केमिकल रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्रियाकारी अणु आपस में टकराते हैं। तो जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होने के चांसेस क्या है, ज्यादा। जितना टकराए टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होता है, रिएक्शन बढ़ जाती है ना, टकरे बढ़ जाएंगी। तो जितनी ज्यादा टकरे होंगी प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा। लेकिन एक शर्त है कि सारी जो टकरे हैं वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, है ना। तो भाई H2 का सिर I2 के सिर से टकराना चाहिए, यूं नहीं H2 तो यूं आ रहा है I2 यूं आ रहा है, तो ये टक्कर प्रभावी नहीं है। तो एक तो है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, भाई आपने टकराया तो ऐसे टकराया, दोनों बचेड़े तो सही, गिरे तो सही, नहीं तो मतलब नहीं टकराया और फर्क ही नहीं पड़ा, ये आगे चला गया, ये आगे चला गया। तो टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थियरी, आगे बात समझ में। तो प्रभावी टक्कर, प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, इसको बोलेंगे प्रभावी अभिविन्यास। एक तो आपका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, तो फिर कोलिजन थियरी मानती है कि वो रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो प्रोडक्ट में वो कंडीशन नहीं है, मतलब वो प्रॉपर टक्कर नहीं हुई ना तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बस टक्कर हो गई। ठीक है। और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अगर इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो आगे बढ़ पाए, अपनी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करे, तो फिर क्या मतलब। तो 2 बैरियर है याद रखने, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा और प्रभावी अभिविन्यास। ठीक है। और इसका इंग्लिश लिख दो 2 बैरियर अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी, है ना। कोलिजन थियरी के हिसाब से अभिक्रिया होने के लिए 2 बैरियर क्या है। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। तुम इम्प्रॉपर कोलिजन भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर कोलिजन। नेक्स्ट, अरेनियस के अकॉर्डिंग ln k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाओ। तो पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA/RT। अब ln मतलब log ले ले, तो log k इक्वल्स टू log a, पावर आगे ले लूं, माइनस EA/RT, है ना। और ln e टू दी बेस e 1 हो गया। तो मेरे पास तो ये, अब मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना है वो ln k, और यहां से क्या करना है 1/t। तो मैं कहूंगी ठीक है, स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए, माइनस 1/t, स्लोप नेगेटिव, और ये क्या है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अपना जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा, है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो 1/t की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं 1/t की वैल्यू बढ़ाऊंगी तो ये ज्यादा माइनस होगा ना, तो ln के नीचे जाके गिरेगा ना ये। तो पहले इसकी वैल्यू मैं हाईएस्ट ले लेती हूँ और फिर ये नीचे गिरेगा। सही, बस ये ग्राफ हो गया ln k और 1/t के बीच में। और इसका जो स्लोप है, स्लोप यानी ढाल,
वो आएगा माइनस EA by R। EA/R। बस सीधी सी बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलरिटी को परिभाषित करो, अणुसंख्यता। की पॉइंट्स लिख रही हूं, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ कोलॉइड करते हैं। भाई मतलब अगर 5 मॉलिक्यूल भाग लेंगे ना तो 5 ही बार एक साथ नहीं टकरा सकते। आप देख लो, आप है ना 5 बॉल एक साथ छोड़ो, 5 नहीं टकराएंगे एक साथ, 1 2 3 मैक्सिमम। आई बात समझ में? इसलिए मॉलिक्यूलरिटी हम क्या करते हैं, 1 2 और 3 ही होती है। अब कहीं 5 दी हुई है, 10 दी हुई है तो फिर हम गिनते ही नहीं है, फिर हम मानते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्लियर? तो तुम क्या बताओगे, भाई हम एक सरल अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो की पॉइंट्स लिखने हैं वो लिखने हैं इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सरल रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये लिखना है और एक लिखना है आगे विच कॉलोइड साइमल्टेनियसली, है ना, जो उनमें संगत जो है, टक्कर जो है वो एक साथ होती है। किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिनमें एक साथ संगत होती है, उन अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्या आप सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो? और फिर उसने पूछा है कैसे, मतलब कर तो सकती हो, तभी तो पूछा है कैसे, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ कि मान लो ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका आंसर बना रहे हैं और आप कह रहे हो भी सेकेंड ऑर्डर है, मतलब रेट जो है वो ए पे भी डिपेंड कर रही है और सेकेंड ऑर्डर है तो पावर 1 लिख देती हूँ और बी पे भी डिपेंड कर रही है। अब मैं ऐसा क्या करूँ, हाँ है ना, अब मैं क्या करूँ, एक एक्सपेरिमेंट करूँ जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन तो मैं कर दूँ कांस्टेंट और इसकी कंसंट्रेशन क्या कर लूँ एक्सेस में। तो अभिक्रिया में जो क्रियाकारक एक्सेस में है, आधिक्य में है, जैसे मैंने पढ़ा था ना एस्टर हाइड्रोलिसिस, पानी बहुत ज्यादा होता है, तो जब एक्सेस में होता है तो रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती, तो अब मेरा आंसर आएगा रेट प्रोपोर्शनल टू ओनली ए। और अगर मैं एक्सपेरिमेंट 2 करूं, है ना, और इसमें मैंने क्या किया, इसको एक्सेस में कर दिया और इसका मैंने फिक्स्ड कर दिया, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ले लिया, तो मेरा स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, बी पे, ए पे करेगा ही, है ना। तो अगर किसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक क्रियाकारक को एक्सेस में ले लिया जाए, आधिक्य में ले लिया जाए, तो स्पीड आधिक्य वाले पे, एक्सेस वाले पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर ऑब्वियस है वो किसी एक पे डिपेंड करेगी। तो इन सिचुएशन में ऑर्डर क्या हो गया, 1। ये आपका एक्सपेरिमेंट है ना, ओस्टवाल्ड लॉ है ये भी एक तरह से। ठीक है, अब देखो फिर आ गया जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट लिख दोगे ना, 10 बार आ गया सेम क्वेश्चन। अब बताओ नेचुरल और आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन यानी रेडियो एक्टिव रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट। याद रखना आपको हमेशा, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है सबका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको कहना अच्छा भाई ये तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव हमारी फर्स्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, प्रथम कोटि। फिक्स कर लो, रट लो, रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करें। तभी तो फिजिक्स में ये फॉर्मूला यूज करते हो 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या था, डी के कॉन्स्टेंट, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखो ट्वाइस N2O5 gives N2O4 प्लस O2। अगर हाफ लाइफ 6.93 है तो रेट कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला लगाऊं, मुझे क्या पता ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों जीरो नहीं हो सकता, है ना। अब देखो अगर के निकालना होता, अगर ये जीरो ऑर्डर होता तो मुझे कंसंट्रेशन भी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर ही ऐसा है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और दूसरा ये 69.3 से मैच कर रहा है, तो ये ऐसा डेटा क्यों देगा जब ऑर्डर ही क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ आपको उलझना नहीं कि ऑर्डर कौन सा है, आप मान लो फर्स्ट ऑर्डर ही है,
ठीक है, तो हमारा आंसर तो है ना 0.693 अपॉन के, तो ठीक है के निकालना है, तो 0.693 अपॉन हाफ लाइफ कितना है 6.93, ठीक है। क्या करें, ऊपर कितना है 2 0 और नीचे कितना है 3 0, यही है ना। हाँ, तो 10⁻⁻1 सेकेंड इनवर्स के निकालना था ना। अब बताओ थर्मल, क्या बोलते हैं इसको, तापीय गुणांक, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल नहीं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है और इसका रिएक्शन की स्पीड से क्या लेना देना है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था वेग स्थिरांक है ना के, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मैंने मान लिया कि भैया टेम्परेचर तो टी है, तो तुम कहोगे सर टी है तो रेट कांस्टेंट के टी, फिर मैं अगर 10 डिग्री बढ़ा लेती हूँ है ना, तो अगर अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट कितना हो गया के टी प्लस। अब एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव कर रखा है कि अगर कोई रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो रेट या तो दुगना हो जाता है या तिगुना हो जाता है, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। इतनी बात क्लियर, इसको के टी प्लस 10 अपॉन के टी को क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसका डायरेक्ट लेना है ना। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है ना, अगर देखो बड़ा क्वेश्चन है तो प्रूव करो, अगर ताप गुणांक की वैल्यू कितनी है 2, मीन्स 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, ताप गुणांक 2 मतलब दुगना हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है तो हर 10 डिग्री पे स्पीड कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, बस खत्म बात, उसमें क्या सोचो, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इसका वेग से संबंध तो ये थियरी में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, हाफ लाइफ 10 सेकेंड है तो रेट कांस्टेंट, अब इसमें क्या है k इक्वल्स टू 0.6 अपॉन टी, हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.693 और 10 सेकेंड है, ठीक है 0.0693, ठीक है, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। आगे देखो हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिख दिया हमने ऑलरेडी, हाफ लाइफ क्या होता है। नेक्स्ट देखो 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंशियल अवकलन समीकरण है ना। अब देखो ऐसे फंसता है बच्चा, तो आपको लिखना है रेट और अवकलन समीकरण मतलब माइनस dr/dt डिफरेंशियल, तो भाई dr मतलब रिएक्टेंट है, घट रहा है, इक्वल्स टू के। अब जब इसने बोला ही नहीं ऑर्डर तो मैं सिंपल रिएक्शन मान लेती हूँ, मुझे क्या पता कॉम्प्लेक्स है, हम सिंपल बात करेंगे। तो अगर ये सिंपल रिएक्शन है तो a की पावर 2 और b की पावर 1, ऐसा होना चाहिए था, सिंपल। तो बस आप ये लिख दो, बात खत्म, ठीक है। आगे देखो E1 और E2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी है, और अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो नेचर ऑफ रिएक्शन समझो, ये भी नया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमने एक ग्राफ पढ़ा था ऐसा, यहां हम लिखते थे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति, ठीक है, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां हम लिखते थे एनर्जी। फिर मैं आपको कहती थी कि भाई देखो ये हमने एनर्जी दी और ये मिली, यहां हम कहते थे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ इसको ऐसा जरूर ना बराबर हो, मैंने दी उतनी मिले, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और ये अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो ये हमारा डिफरेंस होता है डेल्टा एच। अब ये रिएक्टेंट वो दी है तो ये ई फॉरवर्ड, यहाँ इसने E1 दिया और यहाँ आपने पहुंच गए बैरियर में, तो ये प्रोडक्ट साइड है, तो ये हो गया ई बैकवर्ड, यानी यहाँ पे E2 और डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो ये आपका होता है ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, E1 माइनस E2। अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आप कह रहे हो भाई मैंने दी वो तो ज़्यादा है और मुझे मिली वो कम है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखना था, अभिक्रिया की प्रगति, ठीक है, यहाँ आपको लिखना है एनर्जी,
तो आप कह रहे हो मैंने दी है वो तो ज़्यादा है तो इसको ऊपर बना लेते हैं, और जो मिली है वो उसको नीचे बना लेते हैं, है ना। ये हमारा E1, ये हमारा E2, और यहाँ जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, डेल्टा H, ठीक है। अब दो तरीके से समझो, जो मैंने एनर्जी दी है वो तो ज़्यादा है और मिली कम है, तो मेरे तो नुकसान ही हुआ। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक हो, तो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, मांगे जा रहा है, जितनी सप्लाई कर रहा हो तो मिल ही नहीं रहा। तो एक तो आप डायरेक्ट लिख दोगे अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी एंडोथर्मिक, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल देना एग्जाम से पहले वाले में, ये है एंडोथर्मिक। और नहीं तो तुम इस फॉर्मूले से कर दो ना, है ना। अगर E1 ग्रेटर देन E2 है, अगर ये फॉर्मूला लगाऊं उसके बाद में ये कंडीशन लगाऊं तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो पॉजिटिव आएगी ना। तो भाई अगर डेल्टा H पॉजिटिव आया तो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक। डेल्टा H नेगेटिव में एक्सो होता है, पढ़ा था 11th में थर्मोडायनामिक्स में। यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक। तो आपको जैसे सोचना है वैसे सोच के आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये भी नया क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। तो ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन लिखो। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर। या तो आप लिखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड। भाई दो जने हैं लेकिन पावर आधी आधी है, तो वो भी तो हो सकता है ना, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 1.72 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स है, तो ऑर्डर बताओ क्या होगा। ये भी नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। फर्स्ट, क्यों? सेकंड इनवर्स। हाँ, आपको ऑर्डर, आप के की यूनिट भेजा ना, के की यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स, यानी मोल लीटर दोनों बढ़ा दिए। तो ये तो तब होता है जब एन की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो तुम कहोगे टाइम इनवर्स किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप के की यूनिट से पहचानोगे भाई तो फर्स्ट ऑर्डर, इसमें क्या सोचे। तो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो, क्लियर है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ो, वेग स्थिरांक और साम्यावस्था स्थिरांक मतलब एक तो के है ना, रेट कांस्टेंट यानी के है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसी मतलब, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केपी और केसी। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ तुम बताओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से केसी निकालते थे, तो केसी क्या होता था, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सही। तो पहली बात कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते थे। क्या आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड का भी रेट कांस्टेंट होगा, बैकवर्ड का भी होगा, दोनों का अनुपात लेंगे, फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी ये सिर्फ और सिर्फ उत्क्रमणीय अभिक्रिया से संबंधित है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपको बताता है कि रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। भाई रेट कांस्टेंट ज्यादा है मतलब के की वैल्यू ज्यादा है, तो रेट इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन की पावर जो भी हो, भले पावर 0 तो भी के पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना। तो तुम क्या बताओगे कि अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, तो ये आपको बताता है रिएक्शन किस वेग से आगे बढ़ रही है। इसका रिवर्सिबल से कोई लेना देना नहीं है, ये रिवर्सिबल से है, क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होनी चाहिए, और ये सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का क्या है, अनुपात है, रेशियो है, तो डिफरेंस है ना दोनों के अंदर। नेक्स्ट देखो, अब ये सिंपल है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो सेकेंड इनवर्स है, तो टाइम इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो तुम कहोगे अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट ही टाइम इनवर्स है मतलब ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, टेंशन ही नहीं लेना है। नेक्स्ट,
अब ये देखो कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ कितने साल है? 30 ईयर्स। ठीक है, अब एक आपको लकड़ी में जीवित वृक्ष की तुलना में 80% कार्बन 14 की अमाउंट मिली। आपने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसमें कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव है ना, 80% मिली। अब मुझे एक चीज बताओ, रेडियो एक्टिव है तो ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर है। अब 80% मिली तो शुरू में एब्जॉर्ब तो पूरा हुआ होगा ना, तो आर नॉट कितना 100 और आर कितना 80। ठीक, तो आपको टाइम निकालना, जितने टाइम लगा है उसके हिसाब से वो उसकी एज है। अब मेरे पास टी हाफ है, तो मुझे ये तो पता है कि ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो मैं पहले क्या करूं, के निकाल दूं। भाई हमारा फॉर्मूला ये होता है के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो मैं कह दूं के इक्वल्स टू हो गया 0.693 टी, अच्छा 0.693 को भी खोल के लिखते हैं अपन, तो 2.303 इंटू 0.3010 और टी हाफ कितना 5730। ये तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इसके हिसाब से मुझे टाइम निकालना है, तो देखो टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, आर नॉट कितना है 100 और आर कितना है 80। ठीक है, अब ये हुआ log 10 माइनस log 8, या और छोटा कर देना इसको, log 5 माइनस log 4। ठीक है, तो मैं कहूँगी t इक्वल्स टू 2.303, k की वैल्यू डाल दें यहाँ पे वापस, 2.303 इंटू 0.3010 और इसको ऊपर ले जाएं 5730 और ब्रैकेट में क्या लिख दूँ log 5 माइनस log 4। अब log 5 तुम्हें याद दिया होगा एग्जाम में, आपको टेंशन नहीं लेना, 0.699 और log 4 कितना है 0.602। बस यहाँ से तुम टाइम निकाल लेना, आगे बात समझ में। अब मुझे बताओ ये 5730 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? आंसर 5700 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। देखो आधा होने में 5000 साल लगते हैं, तो आधा थोड़ा दो है, 80% तो बचा ही है। खत्म कितना हुआ 20% है ना, आपको तो 80% पड़ा है, तो 5000 साल से तो कम ही लगा होगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, और वैसे भी देखो ये डिवाइड करोगे और ये पॉइंट वाला डेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कम हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लैटिनम सरफेस पे अमोनिया डीकंपोजिशन से आपको एक तो मिला नाइट्रोजन और एक मिला हाइड्रोजन। तो देखो अमोनिया डीकंपोजिशन, तो पहले मैं इक्वेशन बनाऊं, ट्वाइस NH3। ठीक है, सरफेस कौन सी है प्लैटिनम, और आंसर है N2 गैस और 3H2 गैस। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब ये क्या कह रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस मिली, जीरो ऑर्डर की इस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट। अच्छा आप देखो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, मान लो एग्जामिनर ने ऐसे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, अमोनिया डीकंपोजिशन ऑन प्लैटिनम सरफेस फॉलोज, तो ये तो याद होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी में लिखा है जीरो ऑर्डर तो जीरो ऑर्डर, ऑर्डर है ना, ऑर्डर सारे याद करने, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अमोनिया डीकंपोजिशन ऑन प्लैटिनम सरफेस क्या है, जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब आपको जीरो ऑर्डर है, इसने रेट कांस्टेंट दे दिया है ना, और आपसे क्या पूछा है N2 और H2 के बनने की रेट। तो मैं कहूँगी देखो ठीक है, रेट इक्वल्स टू क्या होगा K, और ऑर्डर जीरो है तो फिर हटा ही दूँ, रेट इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन की पावर क्या कर दूँ जीरो, तो मेरे हिसाब से तो रेट इक्वल्स टू क्या है K, और K का मान दे रखा है 1.5 10 की पावर -4। ठीक है, मोल सेकेंड इनवर्स है ना ये। अब ये तो पूछ ही नहीं रहा, ये पूछ रहा है N2 और H2 के बनने की रेट। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है, रेट इक्वल्स टू -1/2 dNH3/dt इक्वल्स टू dN2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/3 dH2 अपॉन dt। तो फिलहाल तो वो पूछ रहा है कि dN2/dt बताओ, तो वो तो रेट के बराबर है और रेट K के बराबर है, और K कितना है 1.5 तो आ गया। और dH2/dt क्या है, इसका 3 गुना है या रेट का 3 गुना है, तो dH2/dt K का 3 गुना है, तो 3 × 1.5
इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट भी लिखनी है। क्लियर है ना? दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं इसने, दो तरीके से लिखते थे ना रेट एक्सप्रेशन, दोनों यूज करें। नेक्स्ट देखो, अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझाओ, मैक्सवेल वाला कर्व समझाना है। ठीक है, अब देखो यहां आपके पास था काइनेटिक एनर्जी, आधे बच्चों को ये भूल रहा था यहाँ क्या लिखना है यहाँ क्या लिखना है। एक रिएक्शन में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल NT, और उनमें से एक्टिव कितने हैं N। क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं वो N। अब जो पढ़ने वाले हैं ना वो भी हर तरह के है ना, 20% वाले भी है, 30% वाले भी है। एक होता है ना पढ़ता तो हूँ पर लिखता कुछ नहीं हूँ, ऐसे तो हर तरह के बच्चे। तो हम कहेंगे कि भाई देखो एनर्जी जो है ना वो ऐसा ग्राफ आता है ऐसा, और ग्राफ का मैक्सिमा जो है वो शो करता है कि भाई देखो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो है या ज़्यादातर बच्चे उनके परसेंटेज जो है वो इतने, मान लो 60% वाले बच्चे है, यहाँ पे एनर्जी बीच में आ रही है, मान लो 60% वाले अधिकतम बच्चों की संख्या वो है जिनके पास 60% आ रहे हैं। 60 से ज़्यादा वाले भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 से कम वाले भी हैं। और ये सिचुएशन थी टी टेम्परेचर, मान लो वो ट्यूशन नहीं जा रहे थे तो उनकी सिचुएशन ये। अब वो कह रहे 10 डिग्री बढ़ा दिया, हमने कोचिंग भेज दिया बच्चों को, मेरे पास आए, चलो तो ग्राफ थोड़ा और खिसकाना पड़ेगा। अब अगर आपने बच्चों की संख्या, मतलब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये ग्राफ जो है ना यहाँ से तो नीचे उतारना है और आगे भेजना है। आई बात समझ में? अब देखो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है तुम्हें, ये चीज़ हमारे पास थी ही नहीं, है ना, ये 100% वाले बच्चे तो थे ही नहीं पहले, तो हम कहेंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ गया आपके पास, बहुत ज़्यादा खिसका दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, T+10 का टेम्परेचर है। जैसे ही तुम 10 डिग्री खिसकाओगे तो तुम्हें लिखना है ग्राफ, जो कंपटीशन में सवाल आता होता है, ग्राफ ब्रॉडन्स, ग्राफ चौड़ा हो जाता है, ग्राफ शिफ्ट्स इन राइट हैंड साइड, इधर किसका है ना ये। अब देखो मैक्सिमा मतलब ज्यादातर बच्चे, तो अब इसमें भी क्या है, मैक्सिमा ये है ना ज्यादातर बच्चे, लेकिन ज्यादातर बच्चे हमारे 80% वाले और उससे ज्यादा वाले भी, और ये वाले जो है ना, ये एरिया अंडर द कर्व ये डबल हो जाता है ना, जो रिएक्शन में भाग लेने वाले अणु है ना उनसे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो मतलब आपको जो फेल थे ना उछल के वो इधर आ गया, ऐसे मान लो, इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है ये। तो आपको ये समझाना है टी पे ये चीज़ होती है, T+10 पे ही होती है, ये मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ताप के साथ कैसे बदलाव आया, आगे समझ में सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी नया क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन इस बार। देखो अब A gives B में रेट दुगनी हो गई। अब देखो पहले तो हमें क्या लिखना था, A gives B, और हमारा फॉर्मूला ये था रेट इक्वल्स टू K और A की पावर N, ये हमारा इक्वेशन 1। अब आप कह रहे हो अभिक्रिया की दर दुगनी हो गई, मतलब ये डबल हो गया भाई। ठीक है, कब डबल हुआ, जब आपने क्या किया, A की कंसंट्रेशन 4 गुनी करा था शायद अभी, है ना, इसको 4 गुना करा, तो आंसर कितना हो गया, हाँ ये थोड़ी देर पहले करा था ना, हाँ वाटर रिएक्शन है। अब देखो यहाँ जो 2 क्वेश्चन नहीं आए ना वो करा देती हूँ, एक डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर का और 0 ऑर्डर, है ना, आता नहीं है बट आ भी सकता है, बोर्ड एग्जाम्स है ना, और इस बार क्या है ना हर चैप्टर के परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो मान लो तुमसे पूछे फर्स्ट ऑर्डर का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, और कंपटीशन में क्या है कि जो बीच की समीकरण है ना उस पे ना ग्राफ है, तो आप ग्राफ कब बताओगे, जब आपको रिलेशन पता होगा, तो बिना रिलेशन ग्राफ कैसे समझाओगे, तो आपको बीच की इक्वेशन पकड़नी है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण। अब आपको पहले बताना है कि भाई देखो मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं, A gives B, ये फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, प्रथम कोटि का पालन करती है। ओके, अब हमें 2 टाइम लेना है, एक तो टाइम 0 और एक टाइम t। तो मैं कहूँगी मान लो देखो टाइम 0 है तो ये R0, टाइम 0 प्रोडक्ट थोड़ा ना होता है, तो ये 0। फिर t टाइम पे, तो भाई t टाइम पे ये जो बचेगा वो लिख रहे हो, तो बची हुई सांद्रता R है, ठीक है। अब कई बार है ना A होता है तो इसको A मानोगे और इसको A-x मानोगे, ठीक है। हालांकि अपने NCERT है तो R0 R ही आता है, बट कई बार फंस जाओ तो ध्यान रखना R0 मतलब A है और R मतलब बचा हुआ, तो वो A-x है,
एक्स आपका प्रोडक्ट होता है ऐसे, ठीक है, और ये आर नॉट माइनस आर। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे तो रेट बताओ, तो तुम कहोगे रेट मतलब माइनस डी आर बाई डी टी, है ना, आर मतलब रिएक्टेंट है, घटेगा, ठीक है, और टी टाइम पे तो कंसंट्रेशन ये है ना आर, तो मैंने ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू, तो टी टाइम पे कंसंट्रेशन आर है और आप कह रहे हो फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैं पावर 1 कर देती हूँ, तो माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू हो गया के आर, सही, आर यहाँ ले जाओ डी टी वहाँ ले जाओ, तो माइनस डी आर बाय आर इक्वल्स टू क्या हो गया के डी टी, ठीक है। अब आपको इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई, इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन अलग अलग टाइम पे हमने डेटा लिया है, तो ठीक है, तो डी आर बाय आर इक्वल्स टू के और डी टी। अब लिमिट नहीं लिए तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या है लॉग आर के डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस आपने लिमिट नहीं लिए तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, तो आप बता दो यहाँ आई बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन इससे रखा। अब आई तो हटाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे आई हटाना है तो ऐसा करो टाइम 0 कर दो, क्योंकि अगर मैं टाइम 0 कर दूं तो ये चीज़ 0 कर दूंगी तो आई आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस एल एन आर, लेकिन टाइम 0 पे आर नहीं है, आर नॉट है, तो हम कहेंगे अगर टाइम 0 है तो उस टाइम आर मत लिखो, आर की जगह क्या लिखो आर नॉट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, तो मेरे पास आया माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू आई, ये इक्वेशन 3। अब आई की वैल्यू मैं डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ, है ना, तो इक्वेशन 2 में आई की वैल्यू रख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2, तो आ जाओ क्या आएगा माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी, और आई की जगह क्या लिख दूँ माइनस एल एन आर, और माइनस एल एन आर नॉट उधर चले जाओ प्लस का, है ना, तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। देखो अब तुम्हारे ये जिनको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है वो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन पे ग्राफ है, आर दे दिया, आर नॉट भी दे दिया, टी भी दे दिया, तो रिलेशन है तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं कर लेती हूँ लॉग ए अपॉन बी, तो के टी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट बाय आर, और के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट बाय आर, और एल एन हटा दो तो 2.303, इसमें क्या दिक्कत है, क्लियर है। अब अगर वो तुमसे कहे कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर की इंटरवल इक्वेशन बताओ, समझो मेरी बात, फर्स्ट ऑर्डर की अंतराल समीकरण इंटरवल इक्वेशन बताओ, मतलब अगर तुम्हारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, मैं तुम्हें कहूँ एक रिएक्शन है ना फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है और है ना 10 मिनट बाद कंसंट्रेशन इतनी बची और 20 मिनट बाद कंसंट्रेशन इतनी बची, के बताओ, तो तुम कहोगे आर नॉट तो है ही नहीं, तो कह रहे आर नॉट की जरूरत नहीं है, आप इस इक्वेशन में आए थे ना, यहाँ पे T1 कर दो तो R1 हो जाएगा, और फिर T2 कर दो तो R2 हो जाएगा, फिर KT2 माइनस KT1 करूँगी तो क्या होगा आर नॉट तो कट ही जाएगा, तो मैं फाइनल इक्वेशन देख लेती हूँ, तो फाइनल इक्वेशन आप याद रख लो, K इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln R1 अपॉन R1 ज़्यादा ही होगा, R2 कम होगा, R1 मतलब पहले कितनी बची और थोड़ी टाइम समय और खत्म हो गया तो बची भी और कम हो जाएगी, पहले 5 बची तब और खर्च हुआ ना, तो 4 ही बचेगी, आंसर नेगेटिव तो आएगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना R1 ऊपर है R2 नीचे, और अगर तुम चाहो तो ऐसे लिख दो 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग बेस 10 R1 बाय R2, फर्स्ट ऑर्डर की इंटरवल इक्वेशन, ये है नहीं इंपॉर्टेंट में बट ये आ सकता है भाई, अंतराल समीकरण, लो क्या डाउट है, क्लियर, डेरिवेशन आए तो कर लोगी। अब मुझे बताओ सेम पैटर्न से तुम 0 ऑर्डर का भी तो कर सकते थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर, तो इसमें सेम एक इक्वेशन बता दो,
और मान लो कि भाई ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, लाइक मैं कह दूँ ए गिव्स बी, तो आगे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, अब अपन ने जो किया था काम वही, पहले क्या करो, टाइम जीरो, ये आर नॉट और ये जीरो, फिर क्या करना है, टी टाइम, तो ये कितना बचा आर, ये कितना हो गया, खत्म बात। ठीक है, अब क्या करूं, तो मैं रेट निकाल दूं, तो माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के, और कंसंट्रेशन कितनी है टी टाइम पे आर, लेकिन जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो, तो फिर माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के, खत्म कर, उल्टा और इजी हो गया। तो मैं कहूँगी माइनस डी आर इक्वल्स टू कितना हो गया, के डी टी, इक्वेशन 1। क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर लो। अब तुम चाहो तो यहाँ ही लिमिट लगा दो, लिमिट मतलब तुम्हारे पास जीरो से टी है ना, आर नॉट से आर है, तब 1 मिनट आंसर आ जाएगा, और नहीं तो पुराने तरीके से कर लो, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या आर, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। तो बता दो भाई आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या कर दो, टाइम जीरो कर दो, आई आ जाएगा, लेकिन उस टाइम में आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आर। तो तुम बता दो कि अगर टाइम जीरो है तो आर नहीं होना चाहिए, आर नॉट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या ही कर लें, तो माइनस आर नॉट इक्वल्स टू के इंटू जीरो प्लस आई, तो आई मेरे पास है माइनस का आर। ठीक है, अब यहाँ डाल दूँ माइनस आर नॉट, है ना, तो इक्वेशन 2 और 3 से बोलो क्या करूँ, माइनस आर इक्वल्स टू के टी, और आई की जगह क्या डाल दूँ, माइनस आर, तो ये तो वही हो गया, आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, तो के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, खत्म बात। बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। बोलो क्या तकलीफ, क्लियर। तो बस ये इतना ही है आपका काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लोगे, बन जाएगा चैप्टर पूरा। चलो फिर